हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पॉइंट्स है जो कि यूपीएससी बहुत स्ट्रेस करती है और यूपीएससी हमारे प्रीलिम्स में ध्यान देती है कि एक क्वेश्चन आता ही आता हर साल है। ठीक है, तो ठीक है, पीटी के पॉइंट से पहले इन्फ्लेशन का डेफिनेशन देखते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, किसी भी गुड्स सर्विसेज का अगर प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि महंगाई हमारा बढ़ रहा है, तो मतलब वो इन्फ्लेशन हो गया। अब आते हैं टाइप्स की बात करें, मतलब कॉसेस की बात करें। कॉसेस जो है 4-5 तरह है, लेकिन मेन आप 3 को याद रखिए। एक होता है आपका डिमांड बेस, डिमांड पुल, ठीक है, इन्फ्लेशन। दूसरा हो गया आपका कॉस्ट पुश, और तीसरा आप रख लीजिए स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपका डिमांड, मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, अपने आप महंगाई बढ़ेगी, वो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाए, मतलब अगर सपोज रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाए या वेजेस बढ़ जाए, तो अपने आप जो प्रोड्यूसर है वो अपने आप जो प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़ाएगा, तो वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई आपका रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर बढ़ाए दाम तो। तीसरा आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब होता है अगर आपके इकोनॉमी में ही कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, डेफिशिएंसी हो, वीकनेसेस हो, उसके कारण अगर महंगाई बढ़े तो हम लोग उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जैसे कि आपका सपोज प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ प्रॉब्लम अगर आपका आता है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, तो अपने आप वो आपका एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो जाएगा। बाकी 3-4 कॉसेस जैसे कि स्पेकुलेशन, कार्टेल फॉर्मेशन या होर्डिंग, ये सिंपल सा ब्लैक मार्केटिंग का है कि, या फिर प्रॉफिट मोटिव से जो प्रोड्यूसर लोग हैं वो लोग अगर सपोज एक एसोसिएशन बना ले, ठीक है, कार्टेल बना ले, उसको हम लोग कहेंगे कार्टेलाइजेशन। स्पेकुलेशन सोचेंगे कि अभी जमा करें, बाद में दाम बढ़ सकता है, उसके कारण अगर वो स्टॉक करें तो उसका स्पेकुलेशन बोलेंगे। ठीक है, एक ब्लैक मार्केटिंग। तो ये सब कुछ आपके कॉसेस हो गए। अब हम लोग चलते हैं, इसको कुछ टर्म्स दिया हुआ है डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ, कितना रेट है, जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, वॉकिंग है, गैलपिंग है, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब टर्म्स हैं डिपेंडिंग अपॉन रेट कितना दिया है। 4% है, 6 है, 10 से कम है, 10 से ज्यादा है, ये सब आप रमेश सिंह में आराम से आप जाके देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का मतलब है, मकसद है कि मेन क्या क्या पॉइंट्स आपको स्ट्रेस करना है वो आप यहाँ देखिए। बाकी आप पढ़ने के लिए आपको बेसिक बुक आपको चाहिए होगा, वो आपको देखना ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, 2-4 टर्म्स देख लीजिए। एक होता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है, STAG। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन दोनों हो, ठीक है, महंगाई प्लस बेरोजगारी दोनों हो, तो हम लोग बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। ठीक है, एक होता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि सबका दाम नहीं बढ़ा, कुछ कमोडिटी गुड्स या सर्विसेज उसका बस दाम बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, और उसी तरह डिसइन्फ्लेशन, रीफ्लेशन, ये सब आप टर्म्स बेसिक चीजें आप आराम से इसको रमेश सिंह में देख सकते हैं। पर ये जो मेन जो पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ। एक चीज और है, वो होता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ये जो जनरल हमारे इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, इसी को हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलेंगे। कोर, CORE, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है इसमें लोग प्राइमरी आर्टिकल, ठीक है, और फूड इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ये सब जो प्राइमरी आर्टिकल फूड है ये ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, ज्यादा वोलेटाइल होती है, तो अगर इसको हटा देते हैं तो हम लोग कहेंगे तो कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी हर साल इससे एक क्वेश्चन पुलिस में पूछ ही रहा है पिछले 3-4 साल से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन कि महंगाई का असर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला बात, बोरोवर को हमेशा फायदा होगा इन्फ्लेशन में और लेंडर को हमेशा घाटा होगा। ठीक है, जो भी क्रेडिट दे रहा है, जो भी लैंड कर रहा है, ठीक है, उसको घाटा होगा और बोरोवर को हमेशा फायदा होगा। पहला पॉइंट इसको याद कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि लगता है कि लोगों को लगता है कि अभी डिमांड बढ़ा हुआ है, हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट भी घटेगा आपका। सेम आपका केस आता है सेविंग्स में, शॉर्ट टर्म में सेविंग बढ़ता है लेकिन लॉन्ग टर्म में सेविंग भी घट जाएगा। आपका एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट करता है, रुपया पर हमारा थोड़ा घटेगा, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट तो अच्छा है, फेवरेबल होगा, लेकिन इंपोर्ट हमारा घटेगा। ठीक है, इंपोर्ट कॉस्टली होगा आपका। अनएम्प्लॉयमेंट भी शॉर्ट टर्म में आपका बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन मतलब घटेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी घट जाएगी। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको देखना होगा। आपको चाहे आप पैरामीटर में इन्फ्लेशन का आपका
क्रेडिटर को, लेंडर को, आपका एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, आपका वेजेस, ठीक है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब मेन इफेक्ट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। एक दो टर्म और है आपका इकोनॉमिक रिसेशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो रिसेशन की बात होती है वो है कि आपकी इकोनॉमी में अगर जनरल स्लो डाउन हो गया आपका इकोनॉमी तो रिसेशन हो गया। लेकिन अगर 3-4 इकोनॉमी या वर्ल्ड वाइड अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रहा है, बहुत सीवियर रिसेशन चल रहा है, तो उसको इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलेंगे। जैसे कि 1932 में डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन, या फिर 2008 में भी जो लेटेस्ट डिप्रेशन आया था, ठीक है, इसको भी आप एक पॉइंट के रूप में नोट कर सकते हैं। एक चीज है कौन से बिजनेस साइकिल। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन कभी यूपीएससी पूछेगा नहीं, लेकिन बता देता हूँ। ये ग्राफ है, सिंपल सा साइन कोसाइन साइन कर्व, मतलब आपका इकोनॉमी है वो डिप्रेशन, रिकवरी, बूम और फिर रिसेशन में जाती है। एक साइकिल के रूप में काम करती है, ठीक है, डिमांड बढ़ता रहता है। अब लोग इसको नापेंगे इंडिसेस, कैसे हम लोग इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। इसके लिए दो चीज बना हुआ है, WPI और CPI। WPI मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI को हम लोग मेजर करते हैं एट होलसेल लेवल पे। इसमें हम लोग सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। CPI में हम लोग रिटेल लेवल पे मेजर करते हैं, ठीक है, इसमें गुड्स सर्विसेज दोनों लेते हैं। वेटेज दोनों का डिफरेंस है। WPI में मैन्युफैक्चर्ड आइटम का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्लस आपका मैन्युफैक्चर्ड है आपका, प्लस आपका प्राइमरी आर्टिकल, ठीक है, फूड प्लस पावर, तीन फ्यूल एंड पावर, ये तीनों इसमें हम लोग लेते हैं। मैन्युफैक्चर्ड आइटम का सबसे ज्यादा वेटेज अराउंड 65% मैन्युफैक्चर्ड आइटम का वेटेज होता है। CPI में हम लोग सब कुछ इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज फूड और बेवरेजेस का CPI में होता है। WPI को जो रिलीज करती है वो है कॉमर्स मिनिस्ट्री, और CPI के लिए उसके अंदर 4 आते हैं, जिसमें 3 जो है वो लेबर मिनिस्ट्री करती है, और एक जो CPI कंबाइंड है, रूरल अर्बन कंबाइंड, उसको स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री रिलीज करती है, ठीक है। अब मेनली हम लोग CPI कंबाइंड है, जो रूरल अर्बन कंबाइंड है, उसी को CPI रूरल अर्बन कंबाइंड, इसी को RBI अकाउंट में लेती है अपना पॉलिसी बनाने के समय, ठीक है। एक टर्म है आपका GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर मतलब क्या होता है? GDP डिफ्लेटर का मतलब होता है नॉमिनल GDP बाय रियल GDP इनटू 100, ठीक है। ये आपका इन्फ्लेशन का ये भी मेजरमेंट है, ठीक है, GDP डिफ्लेटर। फिर आते हैं PPI, वो आप देख लीजिएगा बुक में। बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि सपोज आपने मेजर किया इन्फ्लेशन, किसी साल इन्फ्लेशन बहुत कम था, ठीक है, अगर उसकी कंपेरिजन नेक्स्ट इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि जब निकालेंगे एक परसेंटेज इंक्रीज तो काफी ज्यादा दिखेगा, तो ये आपका होगा वो, उसको हम लोग कहते हैं बेस इफेक्ट, ठीक है, कि अगर प्रीवियस ईयर में इन्फ्लेशन कम है और नेक्स्ट ईयर ज्यादा बढ़ जाए तो। एक लास्ट कॉन्सेप्ट हुआ है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि सेंट्रल बैंक इसको हर ले रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमको एक इन्फ्लेशन को एक रेट में रखना है, एक रेंज में रखना है, ठीक है। इट इज अराउंड 4% प्लस माइनस 2% बैंडविड्थ पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इसका मेन पर्पस है कि प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, महंगाई ज़्यादा बढ़े ना और प्राइस स्टेबल रहे इकोनॉमी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट से। और इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है जिसमें कि 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 RBI के तरफ से होते हैं। RBI गवर्नर उसमें एक चेयरपर्सन के रूप में काम करते हैं, ठीक है, और ये डिसाइड करते हैं कि कितना टारगेटिंग किया जाए। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मेन कंसेप्ट है, प्राइस को स्टेबल करना है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के एक स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन में ये सब चीज़ है। टर्म डिफिनेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या क्या कुछ टर्म्स हो गए, की कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, आपका GDP डिफ्लेटर क्या है, आपका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिसेस WPI CPI, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक अगर 2-3 घंटे आराम से पढ़ेंगे रमेश सिंह में तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और वहाँ से कुछ की पॉइंट और की नोट्स आप बना लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और आपको हमारे चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट है वो आप कमेंट में अपना व्यू दे सकते हैं। तो मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।